पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन सब के साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। और ग्राउंड जीरो से इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बाराबंकी से विनय जुड़ गए हैं और देवेंद्र एटा से। सबसे पहले चलते हैं विनय के पास। विनय, 7 चरणों में मतदान होने हैं, क्या तैयारियां की गई है प्रशासन के द्वारा? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि बाराबंकी में प्रशासन पूरी तैयारी में जुटा हुआ है। डीएमएसपी जो है ग्रामीण इलाकों में घूम करके जहाँ पे मतदान केंद्र होना है उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं कि जो मतदान केंद्र बनाया गया है उसमें सारी सुविधाएं हैं, लाइट की व्यवस्थाएं हैं, शौचालय व्यवस्थाएं हैं, उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं। और अपने यहाँ जनपद में लगभग 14,000 जो है कर्मचारियों की जो है इलेक्शन ड्यूटी के लिए भी लग गई है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी तैयारियां हैं शासन की यहाँ पे पूरी तरीके से दुरुस्त देखी जा रही है। विनय, हर दिन के साथ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं क्योंकि अब मामले 3 लाख से ज्यादा सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है इस बार के 5 राज्यों का चुनाव। उसको लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, कोरोना को लेकर के जो है डीएम ने निर्देश जारी कर दिया है कि जो भी वोट डालने के लिए आएंगे सभी मास्क में आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करेंगे। और उसके लिए जो है बूस्टर जो कर्मचारियों की ड्यूटी लग रही है उनके लिए बूस्टर डोज की भी व्यवस्था, जो बूस्टर डोज लगवा करके जो है ड्यूटी पे जाए। तो कोरोना को देखते हुए यहाँ पे पूरी व्यवस्था की गई है। लेकिन ये चुनौतीपूर्ण जरूर होगा क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसको लेकर के शासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है कि कोरोना की जो महामारी फैली हुई है उस पर लगाम भी लगाया जाए। और उसमें लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि जो भी वोट डालने जाए मास्क लगा करके और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाए, एक भीड़ भी न लगाए, उसके लिए भी दिशा निर्देशित जो है किया जा रहा है। बिल्कुल, विनय बने रहिएगा। देवेंद्र के पास चलेंगे। देवेंद्र, क्या तैयारियां की जा रही है मतदान को लेकर? जी, एटा की अगर हम बात करें तो एटा में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही मुस्तैद है। वो जगह जगह चेकिंग कर रहा है। वाहन चेकिंग के द्वारा यहाँ संदिग्ध लोगों की चेकिंग की जाती है जो बराबर डेली कैश बरामद होता है। इसी के साथ गांव से लेकर शहर तक पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। जो सेना के जवान है और पुलिस है, ये साथ में जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पहले से ही जुट गया है। हालांकि जो आगे अगर हम बात करें कोविड को लेकर तो कोविड में भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अभी भी तैयारियों में भी लग चुका है। जी देवेंद्र, इस बार का जो चुनाव होगा वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है कि तीसरे लहर में हम प्रवेश कर चुके हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ खास इंतजाम करने की जरूरत है। मतदान केंद्रों पर इस प्रशासन मतदान के लिए क्या तैयारियां करवा रहा है और इस बार क्या अलग से इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से पहले से ही अलर्ट है क्योंकि जो पहली लहर थी, दूसरी लहर को देखने के बाद तीसरी लहर जिस तरह से देश में आई है उस तरह से जो कोरोना के लिए जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो पहले से अलर्ट है। जगह जगह टीकाकरण कर रही है और मास्क को लेकर ज्यादा लोगों को जागरूक किया जा रहा है जिससे कि संक्रमण न फैले। हालांकि जो बूथ है वहां पे किस तरह की आगे की जो कार्रवाई होगी, बूथों पर क्या तैयारियां की जाएंगी वो आगे बताने वाली बात होगी। फिलहाल जो एटा में भी जो कोरोना के मरीज हैं लगातार बढ़ रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग पूरी उन पर नजर रखाए हुए है जिस तरीके से जो चुनाव आएगा उसको मद्देनजर लेते हुए। जी बिल्कुल, बने रहिएगा आप हमारे साथ। देवेंद्र, विनय के पास चलते हैं। विनय, 23 जनवरी तक के लिए तमाम तरह की जनसभाओं पर रोक लगाई गई है क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सिर्फ 5 की संख्या में जनसभाएं हो सकती है या फिर किसी भी वर्चुअल तरीके से जनसभा को संबोधित किया जा सकता है। तो ऐसे में प्रत्याशियों ने किस तरीके की तैयारी कर रखी है जनसभा को लेकर?
जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा प्रत्याशियों के लिए जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि 5 लोग जो है ये जो है क्षेत्र भ्रमण करने के लिए निकले हैं, लेकिन यहाँ पे जो है सैकड़ों की संख्या में जो है वो चौपाल लगा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, तो कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ 2 दिन पहले जो है सोशल मीडिया पे भी जो है एक सभाओं की तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें सपा नेताओं द्वारा जो है बैठक की जा रही है और बिना अनुमति के जो है वो सभा हो रही थी और उसमें सैकड़ों लोग जो है एकत्रित हुए थे। तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कोरोना के नियमों का पालन करते हुए नहीं नजर आई है। तो इसमें लापरवाही भी जो है प्रशासन की मानी जाएगी, क्योंकि प्रशासन भी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहा है, जिसकी वजह से जो लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का पालन यहाँ पे करते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। विनय, पहले भी देखने को मिला था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की जब जनसभा को संबोधित किया गया था तो वहां पर लाखों में लोग थे, हालांकि कार्रवाई की गई और आपने कहा कि जानबूझकर प्रशासन नियमों की अनदेखी करवा रहा है, लेकिन जो लोग जानबूझकर नियमों को नहीं मान रहे हैं या फिर कुछ ऐसी राजनीतिक दल भी हैं जो जानबूझकर वो नियमों की अवहेलना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जाती है? जी बिल्कुल, जो गाइडलाइन जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये कोरोना का जिस तरीके से बढ़ रही है उसको लेकर के पूरी एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन जो राजनीतिक दल के नेता है वो इस चीज को नहीं मान रहे हैं और जब तक प्रशासन सख्त कार्रवाई नहीं करेगा तब तक जो है इस पे लगाम लगती हुई नहीं नजर आएगी, क्योंकि सभी को मालूम है कि प्रशासन जब कार्रवाई करेगा तभी जो है वो नियमों का पालन भी करेंगे। तो इसमें कहीं अहम भूमिका जो है प्रशासन की बन जाती है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन निश्चित तौर पे यहाँ पे बाराबंकी करवाए। विनय बने रहेगा, देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, जब अगली गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के द्वारा आई तो उस दौरान कहा यह गया कि किसी भी निजी हॉल में 200 लोगों की भागीदारी के साथ वर्चुअल तरीके की आप जनसभा को कर सकते हैं, कोई भी बाहर में आप जनसभा को संबोधित नहीं कर सकते, वहां पे लोगों का हुजूम नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके की गाइडलाइन इलेक्शन कमीशन के द्वारा लागू की गई है, लेकिन वास्तविक में जो प्रत्याशी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं या फिर जो भी तैयारियां चल रही हैं जिले के अंदर, उसके बारे में बताएं। जी, वैसे अगर हम फिर भी एटा की बात करें तो एटा में अभी तक कोई जनसभाएं बड़ी नहीं हुई हैं। हालांकि जो छोटी छोटी जनसभाएं होती हैं उसको लोग ज्यादा सतर्क नहीं है कोरोना गाइडलाइंस को लेकर। जो राजनेता है, राजनेता एक दूसरे की उठापटक में लगे हुए हैं, कहाँ किस तरीके से चुनाव को जीता जाए, किस तरीके से लोगों को चुनाव के बारे में जीतने के लिए गुरमंत्र दिया जाए। हालांकि जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है उस तरीके से जो लोग हैं, आम लोग हैं, उन्हें किसी तरीके का ऐसी बीमारी का कोई डर नहीं है, जो कि ऐसी बीमारी से संक्रमण फैलता है। हालांकि जो खतरा है बीमारी का वो लोगों के दिमाग में अभी पूरी तरह से नहीं है कि ये क्या घातक बीमारी है। हालांकि जो अगर हम बात करें जो चुनाव को लेकर जो गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस में जितनी गाइडलाइंस फॉलो की जा रही है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है और ये चुनाव आयोग की चूक है, जहां पहले से क्या कड़े इंतजाम होने चाहिए वो इंतजाम जनसभाओं में फीके नजर आ रहे हैं। पोलिंग बूथ पर क्या खास इंतजाम है? पोलिंग बूथ पर जैसे कि सैनिटाइजर हो गया, मास्क हो गया और जो दूरी है उसको बनाने के लिए अभी से सलाह दी जा रही है कि जो पोलिंग बूथ पर जाना है किस तरीके से जाना है और कैसे आपको अपना वोट डालना है। और जो स्वास्थ्यकर्मी है वहां पर मौजूद रहेंगे और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वहां से अभी से बता दिया गया है कि कौन से किस जगह के पोलिंग बूथ पर कैसे सेना भी गाइडलाइंस का पालन कराएगी और स्वास्थ्यकर्मी भी इसको नजरअंदाज न कर सके। इसको प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट है। बिल्कुल देवेंद्र, बने रहिएगा। विनय के पास चलते हैं। विनय, कुछ राज्यों में मिनी लॉकडाउन लगाया गया, कहीं पर ज्यादा प्रतिबंध को और भी ज्यादा कड़ा किया गया। अब क्या है कि दिल्ली में देख लीजिए कि मिनी लॉकडाउन को हटाया जा रहा है। जो 55 घंटे का लॉकडाउन शुक्रवार से लेकर रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक रहता था, और कई राज्य ऐसे भी है जहां पर प्रतिबंध को अब धीरे धीरे हटाया जा रहा है, लेकिन लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों का चुनाव काफी अहम है, लेकिन चुनाव तो होगा, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि चुनाव के बाद जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, कोरोना की रफ्तार निश्चित तौर पर बढ़ेगी और उसके जिम्मेदार जो है शासन प्रशासन पूरी तरीके से होगा। पिछले 24 घंटे के अंतर्गत जो है बाराबंकी में 284 जो है कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं और कुल की संख्या की अगर बात की जाए तो 1315 जो है संख्या हो गई है। और गाइडलाइन के नियमों के मुताबिक जो है कार्यालयों की भी अगर बात की जाए, सरकारी कार्यालयों में जो है 50% की उपस्थिति के लिए जो है गाइडलाइन जारी की गई है, लेकिन ऐसा पालन होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। चाहे जिस कार्यालय में चले जाइए, चाहे तहसील हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, किसी भी जगह चले जाइए, वहाँ पे
संक्रमण भीड़ जो है आमतौर पर देखी जा रही है, जबकि कोरोना गाइडलाइन का जो पालन होना चाहिए वो पालन नहीं होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की लापरवाही निश्चित तौर पे है और संक्रमण की रफ्तार निश्चित तौर पे इलेक्शन के बाद देखने को मिलेगी। अगर इलेक्शन ना होता तो ये लॉकडाउन की भी जैसी स्थिति यहाँ पे बन सकती थी। बिल्कुल विनय, पहले चुनाव को लेकर भी अटकलें थी कि शायद चुनाव ना हो, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन में यूपी के अलग अलग जिलों का दौरा किया तो उसमें ये तो साफ हो गया, और जिस तरीके से बातें सामने निकल कर आई कि तमाम पार्टियां चाहती हैं कि चुनाव हो, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। ऐसे में यही विपक्ष वाले होंगे जब कोरोना की रफ्तार बढ़ेगी तो उनका ये कहना होगा कि चुनाव जरूरी नहीं था, लोगों की जान बचाना जरूरी था, जान है तो जहान है। इलेक्शन के दौरान जब संक्रमण बढ़ेगा या संक्रमण फैलेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी फिर? जी बिल्कुल, कोरोना की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ेगी तो उसकी जवाबदेही सरकार की बनेगी, और इलेक्शन का जो चुनाव आयोग है उसको भी ध्यान देना चाहिए था कि राजनीतिक पार्टियां तो चुनाव कराने के लिए कह नहीं है और उसके पास भी अभी समय था कि चुनाव को आगे टाला भी जा सकता था। जिस तरीके से बच्चों की पढ़ाई को लेकर के जो है एग्जाम को आगे बढ़ा दिए गए हैं और सारे स्कूल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो रैलियां होती हैं, जो मेल मुलाकात नेताओं का चल रहा है उसमें कोई कमी नहीं, चाहे वो मॉल हो चाहे आपका होटल हो, कहीं भी हो वहाँ पे व्यक्तियों की भीड़ लग रही है। और स्कूलों को बंद कर दिया गया जहाँ पे ये कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका स्कूल वाले पालन भी करते हैं, लेकिन स्कूलों को बंद करने से बच्चों का भविष्य भी अंधकार में यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल विनय बने रहेगा। देवेंद्र के पास चलते हैं। देवेंद्र, 23 जनवरी तक के जनसभाओं पर रोक है, लेकिन अब धीरे धीरे प्रतिबंध को हटाया जा रहा है, तो ये मान लिया जाए कि शायद 23 जनवरी के बाद एक बार फिर से जनसभाएं होने लगेंगी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया था, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरह से दमखम से लगी हुई हैं कि इस बार जो 2022 में हमारी सरकार बने। इसको लेकर के जो अभी शुरुआती में जो गाइडलाइंस दी गई थी वो ही फीकी नजर आ रही है। तो आगे जो आने वाला टाइम है वह जरूर आपको आमतौर पर देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। फिलहाल जो जिम्मेदार हैं वो तो अभी अपनी पूरी जिम्मेदारी लगाए हुए हैं। जिस तरीके से अगर हार जीत की बात आए तो वहां पर ऐसा देखने को मिल सकता है आपको कि कहीं भी जो गाइडलाइंस हैं उनको नजरअंदाज किया जाएगा। 100% हो सकता है। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपने कहा कि हो सकता है कि नियमों की और अनदेखी की जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संक्रमण बढ़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? विनय, एक बात और यहाँ पर कि प्रत्याशी क्या खास तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस बार सीधी टक्कर है। कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि इस बार पूरा जो मुकाबला होगा वो 50-50 का होगा, क्योंकि जब 2017 में विधानसभा चुनाव थे तो उस वक्त एक ही लहर थी कि अच्छे दिन आएंगे, बीजेपी पार्टी आएगी, लेकिन इस बार शायद जो टक्कर है वो बहुत ही ज्यादा कड़ा होने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ बताना चाहूंगा जो आम जनता से राय ली जा रही है, लोकमंच की टीम जो है गांव-गांव जो है आम जनता की राय ले रही है, तो उसमें निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि जो टक्कर मानी जा रही है वो सपा और भाजपा की मानी जा रही है। और सबसे ज्यादा किसान जो है छुट्टा जानवर को लेकर के काफी परेशान है। उनका कहना है कि छुट्टा जानवर की होने की वजह से जो है हम लोगों की जो फसलें हुआ करती थी वो फसलें नहीं हो पा रही हैं, और कुछ किसान ऐसे भी डरे हुए हैं जो कहते हैं कि अगर हम बता देंगे खुल करके कि बीजेपी को वोट देंगे तो हो सकता है जेल भी हो जाए। तो इस तरीके से कुछ लोग सहमे भी हुए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो टक्कर है वो सपा और भाजपा की आप देखने को मिल रही है। बिल्कुल, सपा और भाजपा की सीधी टक्कर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब सीधा चलते हैं विनय के पास। विनय, बाराबंकी में आप लोगों से लगातार बात कर रहे होंगे, ये तो तैयारियां सभी पार्टी की है, लेकिन लोग क्या चाहते हैं और किसकी लहर है बाराबंकी के अंदर? जी बाराबंकी में आपको बताना चाहूंगा, बाराबंकी में भी सपा और भाजपा की टक्कर मानी जा रही है, और सपा के जो लोगों का रुझान किस ओर है विनय? हेलो विनय, लोगों का रुझान किस ओर है? लोगों का रुझान जो है इस बार जो है सपा की ओर भी देखने को मिल रहा है। वजह यह है कि जो छुट्टा जानवर से किसान परेशान है और नीचे सबके जो बिजनेसमैन है, जो ठेला वाले हैं, उनको काफी दिक्कतों का सामना जो है कोरोना के दौरान करना पड़ा है। और इस बार वो कह रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जो हम लोग बहुत सोच समझ कर करेंगे, क्योंकि वो मुसीबतों को हम लोगों ने झेला है, कितनी कठिनाइयों से अपने परिवार का गुजारा किया गया है। लेकिन अब वोट डालते समय जो है निश्चित तौर पर सपा और भाजपा की यही टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब शायद यूपी के अंदर बदलाव संभव हो? जी बिल्कुल, बदलाव निश्चित तौर पर देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बने रहेगा विनय। सीधा चलेंगे देवेंद्र के पास। देवेंद्र, ये तो चलिए तमाम पार्टियों की तैयारी है कि पहले ही समाजवादी पार्टी के मुखिया कह चुके हैं कि कुछ भी करना पड़े बीजेपी को आने तो नहीं देंगे, और देख भी रहे कि सब तमाम छोटे बड़े दल से वो लगातार गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन लोग क्या सोचते हैं और
एटा के अंदर लोगों से आपने बातचीत की होगी, लोगों का रुझान जी। किस ओर है? जी, आपको बता दें, जिस तरीके से जो आपने सवाल किया है रुझान क्या है एटा के अंदर, तो एटा के अंदर हम बात करें, हालांकि जो सरकार भाजपा है बिल्कुल ठीक चल रही थी। जो पंचायत चुनाव में जिस तरीके से ब्लॉक पर जिस तरह से गड़बड़ियां पाई गई थी, नेताओं की खुलेआम दबंगई पाई गई थी, उसको लेकर के इस बार जो सीधी सीधी वीडियो भी सामने आए थे कि कहाँ किस तरीके से भाजपा के लोग दिक्कत दे रहे हैं, उसको लेकर के इस बार जो एटा में माहौल है वो पूरी तरह से सपा की तरफ है। चाहे आप उत्पीड़न माने, चाहे कोई भी माने, जो जिस तरीके से एटा में जो देखा जा रहा है, सपा के लोग जो गांव-गांव जाके बात करते हैं तो वही मवेशियों को लेकर के, निराश्रित जो पशु होते हैं उनको लेकर के बात करें तो किसान वो उससे भी डरे हुए लग रहे हैं, और जो रोजगार की बात कर रहे हैं वहां भी डरे हुए लग रहे हैं। जिस तरीके से जो भर्तियां हैं वो युवाओं में भी काफी रोष है, जो भर्ती की कोई भी पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर के जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का जो वादा है उसको लेकर के यहाँ एटा की जो जनता का मूड है, इस बार सपा के बारे में ज्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देवेंद्र और विनय से बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 7 चरणों में यूपी के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा, 10 मार्च को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इस सबके बीच इस बार कहीं ना कहीं सीधी टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में देखी जा रही है, क्योंकि बीजेपी में लगातार पहले भी कहा जा रहा है कि हम पिछले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे, लेकिन कांटे की टक्कर है, शायद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।